नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली बोलता है कि अ नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम इफ इट्स रीड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, पैलिंड्रोम का सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे कि ये सारे जो नंबर है मेरे पास, ये दीज आर पैलिंड्रोम्स। ओके, नाउ गिवन क्यू क्वेरीज, इन ईच क्वेरी यू विल बी गिवन एल कॉमा आर, कोई रेंज दिया जाएगा, एंड यू हैव टू टेल हाउ मैनी पैलिंड्रोम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन एल एंड आर। सो बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब एल को भी देखना है, आर को भी देखना है, और बीच के नंबर को तो ऑब्वियसली देखना ही है फॉर पैलिंड्रोम। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रेंट पे जोर देते हैं। कंस्ट्रेंट है यहाँ पर कि 1 मिलियन क्वेरीज हो सकती है मेरे पास, और रेंज हो सकता है, रेंज का लेंथ, हाउ मेनी नंबर्स रेंज में 10 पावर 6 हो सकते हैं। ठीक है, नेव अप्रोच क्या बोलता है कि ठीक है, आई विल बी गिवन एल एंड आर। ओके, सो आई विल बी रनिंग अ फॉर लूप फ्रॉम एल टू आर, एंड आई विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी नंबर, दैट नंबर आई जो मेरे फॉर लूप से आ रहा है, और उस फॉर लूप में हर इंस्टेंस ऑफ आई के लिए मैं चेक कर लूँगा कि ये पैलिंड्रोम है क्या। एक ग्लोबल वेरिएबल काउंट ले लूँगा, उस काउंट में फॉर लूप में चलते हुए मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा कि ठीक है, एल से आर में चला, काउंट इक्वल टू 0 था सबसे पहले किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, देखते गया और करते गया। ठीक है, इसको तुरंत लिख लेते हैं, जो नेव अप्रोच है। ठीक है, तो जो नेव अप्रोच है इसका, वो कुछ इस तरीके का है कि I will be taking two integers, let's say n or q. So basically q for queries, and then reading q queries, I will be reading each and individual queries. ठीक है, तो मतलब q read करने के बाद में each query n will be given, not n, it's l and r, I guess integer limit is there, so l and r जो है दोनों l और r होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब हर क्वेरी में एक वेरिएबल ले लो, सी एन टी इज इक्वल टू 0, एंड देन रन अ फॉर लूप फ्रॉम आई इक्वल टू एल टू आई लेस देन इक्वल टू आर आई प्लस प्लस। यहाँ पे चेक कर लो कि इफ़, चलो इस क्वेश्चन को फंक्शन से करते हैं। फंक्शन बेसिकली होगा एक बूल, जो इसका रिटर्न टाइप होगा बूल, ये फंक्शन बूल रिटर्न करेगा, और लेट्स से इसका नाम है पैलिंड्रोम। इट टेक्स वन इंटीजर एन एक्स, लेट्स से, और ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसमें पास्ट वैल्यू एक पैलिंड्रोम है, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और ट्रू वैल्यू। ठीक है, बुल डेटा टाइप है जिसका दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, पैलिंड्रोम चेक का एल्गोरिदम लगाना है। ठीक है, एक वेक्टर पकड़ते हैं, लेट्स से सीक्वेंस नाम दे दिए इसको, एंड वाइल एक्स, हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस डॉट पुश बैक एक्स मॉड 10 और एक्स बाई इक्वल टू 10 करते जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, सारे डिजिट्स जैसे कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे आई, 4 4 5 आई, तो सबसे पहले ये जो 5 है मेरे वेक्टर पे चला जाएगा, तो 5। ठीक है, उसके बाद से वो डिवाइड हो करके अगला जो मॉड्यूल है 4 आ जाएगा, देन 4, देन 3, देन 2 एंड 1। अब इसके बाद में जो स्ट्रिंग पे पैलिंड्रोम चेक का एल्गोरिदम होता है, आई इक्वल टू 0 से n/2 तक चलो, और आई वाले को n-i से चेक करते जाओ, क्या 0 n-1 की इक्वल है, क्या s ऑफ 2 s ऑफ n-2 से इक्वल है, ऐसे करके उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन, मिरर इमेज हमको लेना है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग बस इंडेसिस का केयर करना है हमको कि कैसे इंडेसिस लें, और चेक करते जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर है। तो
अब यहाँ पर एक बूल वेरिएबल ले लेते हैं ओके। ओके इज इक्वल टू लेट्स से ट्रू। हम एज्यूम करके चलते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब अपन फॉर लूप चलाते हैं आई इक्वल टू 0 टू, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं एस जे, जो कि मेरा सीक्वेंस का साइज होगा आई लेस देन एस जे बाई टू आई प्लस प्लस। अब ये चेक करने की, देखो अगर इक्वलिटी है उसमें सीक्वेंस के आई की इक्वलिटी है सीक्वेंस के लास्ट आई माइनस वन वाले एलिमेंट से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होनी ही चाहिए। वी नीड टू बी वरीड अबाउट व्हेन देयर इज़ नो इक्वलेंस। ठीक है, जब इक्वलिटी नहीं है तब हमको दिक्कत होगा। तो नॉट इक्वल टू के केस में अपन कर देंगे ओके इक्वल टू फॉल्स, अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। इसके बाद से इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ओके। और अगर ये बूलियन का वैल्यू अगर ट्रू रहा, हमारा एजम्पशन सही था, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इवन और ऑड के केस में देखते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर आया 11, तो 11 के केस में एस जे बाई टू जो है साइज की वैल्यू 2 होगी, एस जे बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 से मैं चलूँगा आई लेस देन 1 तक। ऑब्वियसली आई इक्वल टू 0 के लिए फॉर लूप रन करेगा। सीक्वेंस ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ 2 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वलिटी फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये वाला बूलियन फॉल्स हो जाएगा और सब ओके रहेगा, ये ट्रू का ट्रू रहेगा। ठीक है, अब 1 टू 1 का केस लेते हैं कि जैसे अगर 1 टू 1 आया, आई की वैल्यू 3/2 1 तक जाएगी, तो आई की जो ज़ीरोथ वैल्यू है वो चेक हो रही होगी मेरे पास सीक्वेंस ऑफ 3 माइनस 0 माइनस 1। सीक्वेंस ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ 2, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऑड के केस में क्या होगा, जो मिडिल एलिमेंट है जिसके अराउंड फोल्डिंग होगी वो मेरे पास स्किप हो जाएगा और उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली दोनों तरफ से वो सिमेट्रिक ही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ये काम करेगा। इसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि क्यों आई बाई टू ही लिया गया है, क्यों पूरा एस जे तक नहीं लिया गया है। ठीक है, पेन पेपर वर्क है। ठीक, तो ये बेसिक है। ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर चल करके ये चेक कर लूँगा कि इफ़ पैलिंड्रोम ऑफ आई ट्रू होता है देन सी एन टी प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं सी आउट हर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग सी एन टी प्रिंट कर देंगे कि उस रेंज में मेरे पास में कितने पैलिंड्रोम है किसी भी एल और आर के केस में। तो यहाँ के लिए तो 2 आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये नेव अप्रोच था। इस पैलिंड्रोम फंक्शन की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये फॉर लूप जितनी बार चल रहा है और ये वाइल लूप जितनी बार चल रहा है वो इस वाले फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो वर्स्ट केस में आई कैन हैव नंबर लाइक हैविंग 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स के केस में ये वाला जो है मेरा वाइल लूप ये 10 टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में। सो इट इज़ लाइक ओ ऑफ log x विच इज़ अराउंड 6 7 इन दिस केस, है ना, 7 हो जाएगा। अगर उसमें 6 जीरोस और 1 डिजिट हुए तो एट मैक्स। इसके बाद में ये वाला जो फॉर लूप है मेरे पास, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी, जो कि है ऑर्डर ऑफ log x अराउंड 7। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बॉइल्स अप टू o ऑफ log x। ठीक है,
अच्छा, वन में आस्क वाई दिस ओ ऑफ लॉग एक्स इज कमिंग। सो बेसिकली ये जो वाइल लूप है मेरे पास में, इसका नेचर कुछ ऐसा है कि ये तब तक चलेगा जब तक x का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लेट्स से x लास्ट फॉर k टाइम्स विच इज़ x बाई 10 एक बार में, अगले स्टेप में x बाई 10 की पावर 2, यही होगा ना कि जो ये वाला जो होगा सबसे पहले x पास होगा, ठीक है, और ये जो x होगा आगे वाले के लिए ऐसा जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वाला जो टर्म है x बाई 10 वो x बन जाएगा, तो x बाई 10 फिर से बाई 10 करेंगे तो 10 की पावर 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इस टर्म के लिए ये वाला जो टर्म है इसका डिवाइड बाई 10 होगा ना, तो अब ये x बन जाएगा और इसके 10 के पावर 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जितने टाइम तक ये x लास्ट करेगा वो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सिंपल सी बात है, उतने टाइम्स चलेगा उतने बार इसका इटरेशन चलेगा। तो लेट्स से ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, किसी 10 के पावर k पर दिस x टर्मिनेट्स वेनिस्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। लेट्स से इस जगह पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, 1 के बाद तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 10 टू दी k, एक ऐसा लिमिट है जहाँ पर मेरा x वेनिस हो जाता है। अब इस केस में अगर मुझे k चाहिए, सो k विल बी लाइक log ऑफ x अंडर बेस 10, ठीक है। तो यही इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। ये लूप कितने बार चलेगा, log x बार, जब तक x एग्जिस्ट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन था हमारे पास। अब आपको समझ आ गया होगा कि log x कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। बेसिकली in each and every complexity calculation you have to calculate like how many times this particular loop is running, and what are the exact number of operations, iterations basically. So in this case I have started with this x and checked for any general x, let's say how many times it can last this particular x, so that will become our complexity for this particular loop. अब इसके बाद में ये मेरे पास हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से आ गई। अब देखो इस स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एक्स एन, लेट से एन कोई वैल्यू है, और इस वाले पर्टिकुलर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग, नो नो लॉग नहीं है यहाँ पर मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ उस लेंथ की वैल्यू है ना, कि जितने बार मेरे पास में r माइनस एल प्लस 1 है उतने बार ये लूप चलता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। और बाहर वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ओ ऑफ क्यू है, वो क्यू बार चलता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर है, वी विल बी मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, सो ओ ऑफ टी will be equal to something like q into length of that interval into log of n। सो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को टच करने की कोशिश करते हैं। सो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी लाइक q एट मोस्ट कैन गो अप टू 10 टू द 6, दिस पर्टिकुलर लेंथ कैन गो अप टू, वर्स्ट केस में L1 हो जाए और R 10 टू द 6 हो जाए, तो इस लेंथ का जो, इस रेंज का जो लेंथ है वो भी 10 पावर 6 हो सकता है ऑब्वियसली वर्स्ट केस में। और log n की जो वैल्यू है एट मोस्ट 7 होगी, हमने देखा 7 डिजिट्स, तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा वैल्यू है, ये बिल्कुल पास नहीं करेगा ऑब्वियसली 10 की पावर 12 के ऑर्डर का है। नाउ वी नीड टू डू समथिंग स्मार्टर, ठीक है।
इसीलिए बोला गया था कि नैव अप्रोच इस पे ट्राई नहीं करना है क्योंकि इट विल रिजल्ट इन टीएलई। तो अब क्या कर सकते हैं हम, लेट से इस क्वेश्चन को थोड़ा थॉट देते हैं। नैव अप्रोच तो रद्द ही निकला, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अभी कुछ पता नहीं है क्या अप्रोच लगाना है। एफिशिएंट अप्रोच, बस लिख दिया एफिशिएंट अप्रोच। अब सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा हो, ये तो 10 की पावर क्यू है ही मेरे पास, मतलब 10 की पावर 6 है ही, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ क्यू है। सो दिस इज सर्टेन, इफ any complexity inside this for loop is like bigger than 10 to the 6 or around 10 to the 3, so it definitely it won't pass. So if outer loop is running like 10 to the 6 time, so inner loop must run around complexity of 1 or log n complexity, something like that. So we need to remove this factor here, improved version. So कुछ ऐसा करना है कि ये जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करने वाला पार्ट है, वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम हियर सच दैट यहाँ पे कोई ओवन वाला चीज़ आ जाए मेरे पास और उसके साथ वो कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस हो जाए, या एट मोस्ट वर्स्ट केस में कोई लॉग का फैक्टर आ जाए, लॉग एक्स लॉग एन ऐसा कुछ आ जाए जैसे यहाँ पे है, तो मेरा चल जाएगा कोड अच्छे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन पे मैं सोच रहा हूँ ये जा रहा है प्री कंप्यूटिंग की तरफ, कि इफ़ यू ऑलरेडी नो each and every range, like how many numbers are there which are palindrome in that particular range, so it will be easy cakewalk problem. So each क्वेरी के केस में मेरे को O1 में कॉम्प्लेक्सिटी मतलब O1 में वैल्यू पता होनी ज़रूरी है कि उस रेंज पे क्या हो सकता है। ठीक है, सो हाउ वी कैन अचीव दैट गोल, कि बस गिवन L एंड R we can calculate what are the palindrome numbers in between. So there is a concept called prefix sum. उस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि प्रीफिक्स सम में बेसिकली एक स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स होता है कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर अरे के साथ में होता है, कि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 1 टू n नंबर्स, लेट्स से 1 टू n है मेरे पास में चीज़ें हैं n, ठीक है, किसी n तक की बात हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे के सारे चीज़ों को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि if a number f of x is basically 1 if palindrome, and f of x is 0 when x is not a palindrome. So 1 is for x is palindrome and 0 is for x is not a palindrome. तो दो चीज़ें हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि एक अरे मेंटेन करूं कि लेट्स से फॉर दिस अरे वी हैव लाइक 0 1 0 some random sequence of some 0 1 1 and 0. Now I want some information about some range L to R, कि भाई इस रेंज में मेरे पास कितने ऐसे नंबर्स हैं जो बेसिकली पैलिंड्रोम्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीफिक्स सम, आई विल यूज़ प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम का मतलब ये है कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ वहाँ तक का टोटल सम क्या है, ठीक है।
I need to draw some drawing here so that you can understand it clearly. Let's say I have a big array and I have one more big array. तो इस अरे में जो नंबर्स है मेरे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये मेरे पास में कोई AN है, ठीक है। तो जो नया अरे है ये बेसिकली प्रीफिक्स अरे है, प्रीफिक्स सम का अरे है। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा दिस विल बी A1, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट होगा पहले और दूसरे का सम होगा, दिस विल बी लाइक A1 प्लस A2, एंड थर्ड एलिमेंट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि हर बॉक्स पे वहाँ तक के सारे पिछले पास्ट के बॉक्सेस का जो सम है वो स्टोर्ड रहेगा बेसिकली। नाउ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रीफिक्स सम की, जैसे कि सबसे पहले इंडेक्स पे तो पहले एलिमेंट का सम जो कि 0 है, और दूसरे इंडेक्स पे 0 प्लस 1 1, तीसरे इंडेक्स पे सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स विच इज़ 2, और उसके बाद में 2 previous value plus the current value, and then we again add the current value, so 2 plus 1 is 3, and 3 again 3 continued from, because the sum is 0 here, so 3 and 4. So now you got the whole picture ki how it's working. Now there are some important properties, like if I want sum from for some range L to R, so I basically do sum 1 to R, and I subtract sum from 1 to L minus 1. So basically this was like whole range, and I have removed the unwanted part, so I left with the desired sum in the range L to R. So the similar approach will work here. What will we do in the prefix array? We will be storing like sum of each boolean from 1 to R, like sum of 1 to R, 1 comma R, which will be having its value like how many numbers are there which are palindrome in range 1 to R. So I'm like completely covering the range 1 to R, and if I want for some range L to R, I just remove the sum 1 to 1 left from the L. सो L से एक कम की जो वैल्यूज़ है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, तो मेरे पास में जो सम है L to R का वो आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये तो सम हो गया, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सम 1 to R होगा मेरे पास, और सम 1 to R 1 to L माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे किसी भी रेंज L to R के लिए। सबसे पहले एक अरे ले लेते हैं, बूलियन अरे की, लेट्स से int, इट विल बी लाइक, ठीक है, int इज ओके, int is palin of length 10 to the 6,
अब यहाँ पे फॉर लूप चला करके सारे को 0 से हम लोग असाइन कर लेते हैं। फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और मेम सीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली एक कांस्टेंट बोल देते हैं क्योंकि वी विल बी नीडिंग दिस मैनी टाइम। तो इसको बोल देते हैं n, लेट्स से। सो int n इज इक्वल टू दिस वन, n तक और लेस देन n तक मैं चलता हूँ फॉर लूप से, सारे को 0 के इक्वल कर देता हूँ, इक्वल टू 0। I think we can do some crazy stuff here। 0 करने के बजाय हम डायरेक्ट उसको पैलिंड्रोम ऑफ i कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी डोंट नीड 0 ऑब्वियसली, सो वी स्टार्ट आवर लूप फ्रॉम 1, क्योंकि मिनिमम l की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पैलिन ऑफ i इज इक्वल टू पैलिंड्रोम ऑफ i, ठीक है। पैलिंड्रोम ऑफ i अगर इसने 1 रिटर्न किया, मतलब ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू को यहाँ पर इंटीजर में कास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इस पैलिन ऑफ i की डेटा टाइप इंटीजर है। ट्रू का इंटीजर वैल्यू 1 होता है, तो इसका पैलिंड्रोम ऑफ i 1 हो जाएगा किसी भी पैलिंड्रोम के केस में, और 0 हो जाएगा नॉन पैलिंड्रोम के केस में, ठीक है। एक प्रीफिक्स सम का मैं लॉजिक दिखाता हूँ। I will call it prefix of size n, ठीक है। 1 to n साइज का चाहिए तो ये ले लेते हैं। अब मैं फॉर लूप चलता हूँ। देखो, हमेशा प्रीफिक्स में कुछ ऐसा होता है, प्रीफिक्स की एक बेस वैल्यू होती है। प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ 0, है ना। तो अगर मैं किसी अरे का प्रीफिक्स वैल्यू निकालना चाहता हूँ, प्रीफिक्स सम अरे बनाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। मैं लूँगा कि प्रीफिक्स ऑफ i, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ i क्या होगा? ऑब्वियसली प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 के इक्वल होगा, पास्ट वैल्यू के, प्लस करेंट वैल्यू जो है वो उसमें एडेड होगा, अरे वैल्यू ऑफ करेंट इंडेक्स। बस ये पेन पेपर पे लिख के देखने वाली बात है कि प्रीफिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। आप पेन पेपर पे करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। प्रीफिक्स ऑफ i बेसिकली क्या होता है, 1 to i तक का सम, स्टार्ट से लेकर के i तक का सम, उसको बस यहाँ पर कोड पे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पास ARR तो है नहीं, तो मेरे पास है ईच पैलिन, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 के इक्वल करते जाएंगे और इस पैलिन के वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 to 10 पावर 6 तक के सारे नंबर्स का प्रीफिक्स सम आ जाएगा। इस रेंज पे कौन पैलिंड्रोम है, इस रेंज पे कौन पैलिंड्रोम है, इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ये प्रीफिक्स सम का लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। देखो, आप यहाँ पे ही देख लो कि लेट से मुझे इस रेंज का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस रेंज का। सो व्हाट आई डू, 4 से इसके जस्ट एक पीछे वाले की वैल्यू 2 को मैं घटा देता हूँ, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2। 2 आंसर है कि नहीं इस रेंज का, 2 है कि नहीं, 2 है, सही बात है। मुझे इस रेंज का चाहिए कि इस रेंज का आंसर क्या है। इस वैल्यू से मैं इस वाले L के एक पीछे वाली वैल्यू को घटा देता हूँ, तो 5 माइनस 5 0, 0 है यहाँ का आंसर, टोटल सम 0 है, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम ऐसे काम कर रहा है। अब मैं इस यहाँ पर चलता हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आई रिटर्न वैल्यू R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1 एंड दैट्स इट। इसको ऐसे आंस भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे।
ठीक है, आंस को प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। यही तो हमको चाहिए था कि O1 में हो जाए, प्रीफिक्स हमने हमको वो करके दे दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लिटिल बिट हार्डर था इफ़ यू आर अ एब्सोल्यूट बिगिनर, just started, or you are in between beginner and intermediate, so this question was little bit hard for you. If you don't know anything about prefix sum, right, otherwise cake walk है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं वीडियो को। बेसिकली इसको, इस कोड को रन करके देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। we will be using some online compiler. प्रीफिक्स सम का ही पूरा खेल है ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आ रहा है, पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी इफ वी गेट these outputs. कुछ एरर आ रहा है, वेक्टर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। Okay, I think I'm missing using namespace std. So 201 and 1998. Yep. So question was solved. Okay. Thanks for your time. Bye.